एवरीवन, आज हम अपने ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में प्रमाप विचलन की बात करते हैं। पिछले हमने कुछ वीडियो में हमारे जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, समांतर, माध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में बात करी थी, उनके कुछ सवाल लिए थे। आज जो हम देख रहे हैं ये है प्रमाप विचलन का एक सवाल, जिसको हम प्रकीर्णन के माप में मानते हैं। प्रकीर्णन का माप पर अगर आपका सवाल बनता है कि प्रकीर्णन के माप कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकीर्णन के माप है विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन और आपका लॉरेंस वक्र। तो आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आपको पता होने चाहिए और प्रकीर्णन के माप आपको पता होने चाहिए। मतलब कभी कभी आपसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए आपके, या वाइवा में आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में समांतर, माध्य, मध्यिका और बहुलक, और प्रकीर्णन के माप में विस्तार, माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन, प्रमाप विचलन और लॉरेंस वक्र आते हैं। ये पता होना चाहिए। आगे हम इसमें देखते हैं कि जो प्रमाप विचलन है, इसको हम जो मूलाक्षर, जो इसका ग्रीक अक्षर है, वो लघु सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम बहुलक में जो उसका मूलाक्षर है उसको कैपिटल Z को लेते हैं, मध्यिका में हम कैपिटल M को लेते हैं, समांतर माध्य में हम X बार को लेते हैं। उसी प्रकार से प्रमाप विचलन के अंदर हम किसे लेते हैं? लघु सिग्मा को लेते हैं। आगे हम इसका एक सवाल देखते हैं कि ये व्यक्तिगत श्रेणी का एक सवाल है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है उसमें सिर्फ X दिया हुआ होता है। तो आपका प्रमाप विचलन निकालने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि प्रमाप विचलन हमेशा समांतर माध्य के द्वारा निकाला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानक विचलन या प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तो आपको आंसर क्या देना है? समांतर माध्य के द्वारा। तो जैसा कि मैंने इसमें एक सवाल दिया है जिसमें कि अपनी क्या लिए, ये x की कुछ संख्या ली। आपके सवाल में व्यक्तिगत श्रेणी में सिर्फ x दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा? सिर्फ x दिया हुआ होगा। ये पूरा सवाल फिर आपको आगे करना है। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें x बार निकालनी होगी, और x बार निकालने का सूत्र क्या होता है, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि समांतर माध्य जो व्यक्तिगत श्रेणी में निकाला जाता है उसका सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन n, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। x बार सिग्मा x अपॉन n। आपका जो x है, ये जो x है, इसकी टोटल क्या होती है? सिग्मा x होती है। ये आपका x है, इसकी टोटल होती है सिग्मा x। सिग्मा का मतलब होता है इन सभी का योग, ठीक है। तो आपको 74 में से जब 10 को आप भाग देंगे, 74 में जब 10 का भाग देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? 7.4 निकल के आएगा। ये आपका है x बार। 10 क्या होती है? आपकी n, जो ये संख्याएं दे रखी है। जैसे ये टोटल संख्याएं कितनी दे रखी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या दे रखी। मतलब जितनी भी आपकी संख्याएं दे रखी होती है वो आपका n होता है, ठीक है। तो जो n है वो आपकी x की संख्याएं हैं। तो मैंने जब 74 में 10 को भाग दिया तो मेरा क्या निकल के आया? 7.4 निकल के आया, जो कि x बार है। आगे मैं इसमें d निकालूंगी, इसका विचलन निकालूंगी, तो इसके लिए सूत्र लगाऊंगी x माइनस x बार इज इक्वल टू d। तो इसके लिए जो हमारा x दे रखा है, इस x में से हमको x बार को क्या करना है? माइनस करते जाना है। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे 8 में से मैंने माइनस 7.4 किया तो मेरा यहाँ 0.6 निकल के आया। फिर 4 में से माइनस 7.4 किया तो माइनस 3.4 निकल के आया। इसी प्रकार से इन सारी x को जब मैं इस x बार में से माइनस करूँगी तो मेरे ये सारी संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो ये सभी आपका क्या होगा? d होगा, विचलन होगा। अब इस d का हमें क्या निकालना होता है? d स्क्वायर निकालना आता है, मतलब विचलनों का वर्ग निकालना होता है। इसका सूत्र है आपका प्रमाप विचलन का कि लघु सिग्मा इज इक्वल टू √√ सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n। ये आपका व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर प्रमाप विचलन का फॉर्मूला है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अब क्या करेंगे? d को स्क्वायर करेंगे। मतलब जो भी आपकी d दे रखी है
उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे। जैसा कि यहाँ पे 0.6 दे रखा है, 0.6 दे रखा है, तो 0.6 को 0.6 से ही क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 0.36। इसी प्रकार से -3.4 को -3.4 से ही हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11.56। इसी प्रकार से -0.4 को -0.4 से ही गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.16। मैं अपने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जब दो माइनस की संख्या गुना होती है, जैसा कि मैंने -0.4 को -0.4 से ही गुणा करा है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेरा जो 0.16 निकल के आया है, ये मेरा किस में आया है, प्लस में आया है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। जब हम गुणा करते हैं किसी संख्या को तो वो साइन आता है, जैसा माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। तो इस प्रकार से इन सभी संख्याओं को मैंने इन्हीं संख्याओं से गुणा किया तो मेरा d² निकल के आया। अब मैं अपना d² जो मेरा निकल के आया उसको क्या लूँगी, सिग्मा d²। सिग्मा d² का मतलब जो मेरी d² है, इस d² की मैं टोटल करूँगी। तो मैं जब इन सभी संख्याओं की टोटल करूँगी तो मेरा लास्ट में कितना निकल के आएगा, 212.4। ये मेरा क्या होगा, सिग्मा d² होगा। जब मैं 212.4 में भाग दूंगी 10 का, क्योंकि n मेरी संख्याएं कितनी है, टोटल 10 संख्याएं हैं, तो मैं जब 212.4 में 10 का भाग दूंगी तो मेरा 21.24 आएगा। और 21.24 का जब हम रूट निकालेंगे तो 4.608 प्रमाप विचलन निकल के आएगा। 24। तो ये जो अभी हमने सवाल किया है वो व्यक्तिगत श्रेणी पे सवाल किया है। आगे जो हम अपना सवाल करेंगे वो अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी, जिसको हम कह सकते हैं सतत श्रेणी, अखंडित श्रेणी, जिसमें कि वर्ग दे रखे होते हैं, उस पर अपना एक सवाल करेंगे। मोस्टली जो आपके एग्जाम्स में सवाल आते हैं वो किस पे आते हैं, सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी पर ही आते हैं। तो अब अखंडित श्रेणी का हम एक सवाल इसमें देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी में क्या दिए हुए होते हैं, वर्ग दिए हुए होते हैं। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए आपको यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32। ये सभी आपके क्या है, वर्ग दिए हुए हैं। उसके बाद में आपको f दी हुई होती है, फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति दी हुई होती है। ये दो चीज़ें आपको सवाल में दी हुई होती है, एक तो वर्ग और एक आवृत्ति, ये आपको सवाल में दी हुई होती है। अब इसमें आपको जब प्रमाप विचलन निकालना है तो उसी प्रकार से सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, समांतर माध्य निकालना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसमें कि प्रमाप विचलन निकालने के लिए हमें समांतर माध्य की आवश्यकता होती है। समांतर माध्य की सहायता से ही हम प्रमाप विचलन को निकालते हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि जो सिग्मा fx है वो क्या होगा। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन n। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले x लेते हैं। x मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में बताया था कि x क्या होता है, जो आपके दो वर्ग दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका 0 से 4 दे रखा है, तो 0 + 4 अपॉन 2, तो क्या हो गया आपका 2x निकल के आ गया, मतलब इन दोनों की मिड वैल्यू जो होती है। इसी प्रकार से 4 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 12 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारा 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 8 और 12 को जब हम जोड़ेंगे और इसमें हम 2 का भाग देंगे तो हमारा 10 आएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये x की वैल्यू निकल जाती है, मतलब इसको हम कहते हैं मिड वैल्यू या मध्य मूल्य। मध्य मूल्य कैसे निकालते हैं, आपके जो वर्ग दे रखे हैं उन वर्गों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग दे देते हैं। उसके बाद आपको आगे क्या निकालना है, इसमें fx निकालना है, क्योंकि जब हम x बार निकालते हैं तो उसके अंदर हमारा सूत्र सिग्मा fx है। तो fx निकालने के लिए हमें यहाँ f और इस x को क्या करना होता है, गुणा करना होता है। जैसे कि 6 दूनी 12, 14 × 6 84, 21 × 10 210, 25 × 14 350, 22 × 18 396, 16 × 22 352,
9 इंटू 26 234 और 7 इंटू 30 210। तो हमने जब इन दोनों संख्याओं को गुणा किया तो हमारा क्या निकल के आ गया, fx निकल के आ गया। ठीक है, अब जो हमारा fx निकल के आया है, इस पूरे fx की टोटल जो हम करेंगे ये हमारा क्या कहलाता है, सिग्मा fx। तो जब हम 12, 84, 210, 350, 396, 352, 234 और 210 को जब हम सबको प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 1848 सिग्मा fx। अब जो हमारा सिग्मा fx है उसमें हम n को भाग देंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में तो हम n क्या लेते हैं, जो x की जो संख्याएं होती हैं उनकी संख्या की, वो टोटल कितनी संख्याएं, 10 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं, 12 संख्याएं हैं, वो हमारा n होता है। लेकिन जो आपकी अखंडित श्रेणी होती है या आपकी खंडित श्रेणी होती है, इसमें जो हमारा n होता है वो क्या होता है, f की टोटल होती है। f की टोटल हमारी यहाँ पे कितनी आई है, 120। मतलब हमने 6, 14, 21, 25, 22, 16, 9 और 7 को जब हमने जोड़ा, प्लस किया, तो हमारा यहाँ निकल के क्या आया, 120, 120। तो जब हम सिग्मा fx अपॉन n, मतलब जो हम 1848 में 120 का भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 15.4 निकल के आएगा। ठीक है, तो अब उसी प्रकार से जैसा हमने व्यक्तिगत श्रेणी में विचलन निकाला था, स्मॉल d निकाला था, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू स्मॉल d। तो हम x में से x बार को माइनस करते जाएंगे तो हमारा जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, d निकल के आएगा। बिल्कुल व्यक्तिगत श्रेणी की जैसा हमको करना है, जैसा हमने व्यक्तिगत श्रेणी में करा था बिल्कुल वैसा ही हमको इस प्रकार से d निकालना है। और उसी d का हमको क्या करना है, d स्क्वायर करना है, मतलब उस विचलन का हमें वर्ग निकालना है, जैसा हमने व्यक्तिगत श्रेणी में किया था। तो इसी प्रकार से जैसे 13.4 माइनस का है तो माइनस के 13.4 को माइनस के 13.4 से ही जब हम गुणा करते हैं तो हमारा यहाँ पर 179.56 आ जाता है, मतलब 179.56 आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होता है, हमारा जो अखंडित श्रेणी का जो प्रमाप विचलन का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा fd स्क्वायर अपॉन n, जबकि हमने व्यक्तिगत श्रेणी में तो क्या पढ़ा था, सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n का रूट पढ़ा था। ठीक है, लेकिन जो हमारी अखंडित श्रेणी है इसमें क्या होता है कि हमारा f भी दे रखा होता है। व्यक्तिगत श्रेणी में तो सिर्फ x होती है, x की वैल्यू होती है, लेकिन अखंडित श्रेणी हो गई या खंडित श्रेणी हो गई उसमें हमारा f भी दे रखा होता है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा fd स्क्वायर अपॉन n। तो इसके लिए जो हमारा d स्क्वायर निकल के आया है, ये जो हमारे d स्क्वायर निकल के आया, इस d स्क्वायर को हम f से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 6 से गुणा किया 179.56 को, तो हमारा निकल के आया 1077.36, 1077.36। इसी प्रकार से हमने 14 को गुणा किया 88.36 में तो हमारा आया 1237.04। इसी प्रकार 21 गुणा 29.16 तो निकल के आया 612.36। इसी प्रकार 25 गुणा 1.96 तो निकल के आया हमारा 49। उसके बाद 22 गुणा 6.76 निकल के आया 148.72। आगे हमने किया 16 गुणा 43.56 तो हमारा निकल के आया 696.96। 9 गुणा 112.36 निकल के आया 1011.24। यहाँ पर हमने 7 गुणा 213.16 किया तो निकल के आया 1492.12। तो इस प्रकार से जो हमारी f है और जो हमारा d स्क्वायर है, तो f गुणा d स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, fd स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसमें क्या लेना है, सिग्मा fd स्क्वायर लेना है। तो जो हमारी fd स्क्वायर है, इन सभी fd स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारा यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 6324.8, ये हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6324.8
और उसको भाग दे देंगे 120 से, क्योंकि हमारी n कितनी है, 120 है। तो जब हम 6324.8 में 120 का भाग देंगे तो यहाँ हमारा निकल के आएगा 52.70 निकल के आएगा। अब 52.70 हमारा किस में है, अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट है। तो जब हम 52.70 रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 7.259। ये हमारा क्या निकल के आता है, प्रमाप विचलन निकल के आता है। हम वैसे रूट निकालते हैं, हमने मैथमेटिक्स में रूट निकालना सीखा है, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि रूट निकालने के लिए हमें कोई ऐसी संख्या सोचनी होती है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर आपका अंडर रूट के अंदर की वैल्यू आ जाए। जैसा कि मान लीजिए जो आपकी 7.259 है, इस 7.259 को 7.259 से ही गुणा करने पर आपका क्या निकल के आ जाएगा, 52.70 के लगभग निकल के आ जाएगा। मतलब आपको ऐसी संख्या सोचनी होती है, ऐसी संख्या सोचनी होती है कि आपका उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर रूट के अंदर वाली संख्या निकल के आ जाए। तो इस प्रकार से हम अंडर रूट निकालते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। उसके अलावा आपने अभी काफ़ी सारे सवाल पढ़े हमने स्टैटिक्स के, जैसे माध्य पढ़ा है, मध्य का पढ़ा है, बहुलक पढ़ा है, सहसंबंध पढ़ा है और आज हमने प्रमाप विचलन पढ़ा है, ठीक है। तो आपको इस सभी सवालों के अंदर जो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसमें क्या सूत्र आएगा, इसमें क्या सूत्र आ जाएगा, तो आपको एक सबसे अच्छा काम करना है कि आपको एक सारणी बनानी है। उस सारणी में आपको सभी के सूत्र एक साथ लिखने हैं कि जैसे समांतर माध्य का व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, उसका सूत्र क्या होगा, ठीक है। मध्यका का व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी का सूत्र क्या होगा। इस प्रकार से आपको एक सारणी बनानी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस प्रकार की सारणी बनाकर आपको ज़रूर वीडियो कर दूंगी कि जिससे कि आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको पहली चीज़ तो याद रखनी है, सभी के सूत्र याद रखने हैं, उसके लिए एक सारणी को तैयार करना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रमाप विचलन में हमें जब याद नहीं रहता कि किसके बाद कौन सा स्टेप आएगा या अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, तो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये होती है कि आपको याद रखना है कि ये तो आपके सवाल में दिया हुआ है। आपको ये याद रखना है कि जो ऊपर वाली जो लाइन है, सबसे ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, आपकी जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, इस लाइन को आपको याद रखना है। जैसे अगर आपने याद रख लिया fx आ रहा है, x के बाद में आपका क्या आ रहा है, fx आ रहा है। भाई पहले हमने मिड वैल्यू निकाल ली, उसके बाद में आपको याद रखना है fx आ रहा है, तो fx देखते ही हमें पता चल जाएगा f और x को हमको गुणा करना है। आगे हमको उसके ऊपर याद रखना है कि उसके बाद में क्या आ रहा है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू डी आ रहा है। तो हमें इस एरिया को देखते ही पता चल जाएगा कि हमें x से x बार को क्या करना है, माइनस करना है, तो हमारा d आ जाएगा। उसके बाद आपका जो स्टेप आ रहा है वो d स्क्वायर आ रहा है, तो हमें उसको देखते ही पता चल रहा है कि d को हमें d से ही गुणा करना है। उसके बाद जो आपका स्टेप है वो एफ डी स्क्वायर आ रहा है, तो एफ डी स्क्वायर देखते हमें पता चल जाएगा कि हमें f को d स्क्वायर से गुणा करना है। तो आपको याद रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऊपर की जो पहली लाइन होती है उसको याद रखना ज़रूरी है। तो जब आप आपके ऊपर की पहली लाइन याद रख लोगे तो आपको सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात है कि तीसरी बात आपकी ये है कि आपको जब भी आप सवाल करते हो, चाहे आप मध्य का, बहुलक, प्रमाप विचलन, सहसंबंध, किसी का भी आप जब सवाल करते हो तो आप अपने सवाल को कम से कम 2 या 3 बार अगेन वापस से चेक ज़रूर करें, क्योंकि हम कहीं भी एक छोटी सी भी माइनर सी गुणा, भाग, प्लस माइनस के अंदर छोटी सी भी अगर गलती कर देंगे तो हमारे पूरे सवाल का जो उत्तर है वो ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पूरे सवाल का उत्तर बदल जाएगा और हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा अपना सवाल करने के बाद कम से कम 2 या 3 बार उसे ज़रूर से रीचेक करना है, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि जिससे कि आपकी अगर बीच में कोई भी गलती आपसे होती है तो आपके पकड़ में आ जाए और उस सवाल को आप वहीं सही कर सको।
नहीं तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है आपके स्टैटिक्स में, आपकी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में जो स्टैटिक्स वाला भाग है उसमें आपको इन 3 चीज़ों को याद रखना है। पहली चीज़ कि सभी के फॉर्मूलों को एक सारणी बना के लिख ले। दूसरी चीज़, हमेशा सवाल की जो ऊपर वाली लाइन है उसको याद रखें। और तीसरी चीज़, किसी भी सवाल की जो आपने सवाल किया उसको कम से कम 2 बार वापस चेक ज़रूर करें। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप और कुछ इसको पूछना चाहते हैं, इसमें कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।